नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, आज बात करेंगे लोक प्रशासन की जो यूनिट नंबर 3 है। लोक प्रशासन की जो यूनिट नंबर जो लोक प्रशासन की यूनिट नंबर 3 है और उस तीसरी यूनिट में एक टॉपिक है संप्रेषण या संचार। तो संप्रेषण या संचार क्या है? देखिए, संचार का अभिप्राय कम से कम दो व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान, परंतु संचार का मौलिक भाव है समझ से। मतलब आदान प्रदान तो हो रहा है संचार का, लेकिन वो समझ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने संचार का आदान प्रदान तो किया है लेकिन वो समझ नहीं है, मतलब उसे समझा नहीं गया है, तो वो बेकार है। देखिए, संचार अंग्रेजी भाषा शब्द कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के कम्युनिक शब्द से बना है, अर्थात विचारों, सूचनाओं और संवादों के माध्यम से भिन्न भिन्न स्थानों के व्यक्तियों में किसी वस्तु के प्रति सामान्य भावना तथा साझेदारी उत्पन्न करना है। तो देखो, संप्रेषण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। देखिए, संप्रेषण को संगठन का जो संप्रेषण है, संप्रेषण को संगठन का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाए कि यानी संगठन का प्रथम सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो संप्रेषण को। संप्रेषण का मतलब है भाषा का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। अब देख लेते हैं, वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार जो पेट प्रस्तुत किए हैं। तो मिलेट नामक एक विचारक है और उसने इसे क्या कहा है, प्रशासनिक संगठन की रक्त धारा, यानी प्रशासनिक संगठन की रक्त धारा कहा है संचार को। और एक और वैज्ञानिक हुए हैं पिफनर। पिफनर ने कहा है प्रबंध को हृदय, यानी प्रबंध का हृदय कहा है इसे। और देखिए, हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं, जो हर्बर्ट साइमन है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार संप्रेषण के अभाव में संगठन संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा समूह मौजूद नहीं रहेगा जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सके। तो संप्रेषण के संबंध में तीन वैज्ञानिक हुए हैं, उन तीनों ने अपने अपने विचार दिए हैं। मिलेट नामक वैज्ञानिक है, मिलेट ने कहा है कि प्रशासनिक संगठन एक रक्त धारा है। क्या है? रक्त धारा है। और एक और है अगले मनोवैज्ञानिक पिफनर। पिफनर ने कहा है इसे प्रबंध का हृदय, प्रबंध का हार्ट कहा है, हृदय कहा है। अगर बात कर लेते हैं हम साइमन के बारे में, तो साइमन ने क्या कहा, एक बार फिर से देख लीजिए। संप्रेषण के अभाव में संगठन संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा समूह मौजूद नहीं रहेगा जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सके। अब देखेंगे संप्रेषण का अर्थ के बारे में, अभी हमने जान लिया है इसके बारे में कि किस भाषा का शब्द है, क्या बना हुआ है। अब एक और है संप्रेषण के संबंध में, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है संप्रेषण का मूल लक्ष्य समान विषयों पर मस्तिष्क का मेल है। तो ये काफ़ी अच्छा कोटेशन है। संप्रेषण का मूल लक्ष्य समान विषयों पर मस्तिष्क का मेल है, ऐसा आइवर टीड ने कहा था। वैसे इसका नाम है आइवर टीड। बात देखते हैं आगे, इसमें और भी दे रखा है। देखिए, संप्रेषण के प्रकार कि संप्रेषण के प्रकार कितने बताए हैं, संप्रेषण के प्रकार बताएं। देखिए, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण। अब औपचारिक संप्रेषण क्या होता है ये देखना है, और अनौपचारिक संप्रेषण क्या होता है ये देखना है। देखिए, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया है अनौपचारिक वाला, कि ग्रेप वाइन क्या है, यानी कीथ डेविस द्वारा इसे ग्रेप वाइन कहा गया है। किसको कहा गया ग्रेप वाइन? अनौपचारिक संप्रेषण को, या अंगुरलता कहकर संबोधित किया है, यानी ग्रेप वाइन या अंगुरलता कहा है किसको? अनौपचारिक प्रशिक्षण को, या अनौपचारिक जो संप्रेषण है इसे। देखिए, अनौपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं कुछ ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। अनौपचारिक संप्रेषण की विशेषताएं, यह लोगों के बीच पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। अगली विशेषता बताइए इन्होंने, यह संप्रेषण जंगल की आग की तरह फैलता है, अर्थात इसकी गति काफ़ी तीव्र होती है। इस प्रकार के संप्रेषण के कारण कभी कभी संगठन में अफवाह का माहौल उत्पन्न हो जाता है। तो ये सब देखना है। अब देखिए, एक और संप्रेषण होता है औपचारिक, एक अनौपचारिक, और एक होता है मौखिक। तो मौखिक संप्रेषण क्या है? मौखिक का मतलब है मौखिक रूप से किसी बात को कहना, समझ रहे होंगे।
लिखित का मतलब है लिखित रूप में किसी बात को कहना। तो इनमें सारी बातों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए कि मौखिक संप्रेषण का मतलब क्या होता है, लिखित संप्रेषण का मतलब क्या होता है। मौखिक का मतलब है मौखिक रूप से किसी बात को कह देना। जैसे संप्रेषण के मौखिक साधनों में मोबाइल फोन, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म आदि के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना। ठीक है। और लिखित प्रमाण में क्या है कि हम किसी को पत्र के माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से, पत्र पत्रिका, बुलेट, पोस्टर आदि के माध्यम से संसूचित कर देते हैं। एक है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब आप समझ रहे होंगे, संकेतों के माध्यम से किसी चीज को बता देना। जैसे होठों, उंगलियों, आंखों, अन्य शारीरिक संकेतों के माध्यम से किया जाने वाला संप्रेषण सांकेतिक संप्रेषण कहलाता है। आगे देख लेते हैं आंतरिक और बाह्य संप्रेषण। आंतरिक और बाह्य संप्रेषण में क्या अंतर है ये देख लीजिए एक बार। संगठन का भीतर संगठन के सदस्यों के बीच होने वाला संप्रेषण आंतरिक संप्रेषण कहलाता है, जबकि संगठन के बाह्य लोगों के साथ किया जाने वाला संप्रेषण बाह्य संप्रेषण कहलाता है। कि जो अंदर के लोगों के साथ में संप्रेषण किया जा रहा है, जो संगठन के अंदर आते हैं उनको आंतरिक संप्रेषण, और जो बाहर के लोगों के साथ में जो बातें की जा रही हैं वो बाह्य संप्रेषण कहलाता है। एक होता है ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी या समतल संप्रेषण, और एक होता है संचार मॉडल, सेनेन ए बीवर। देखिए संचार जो मॉडल है ये किसने पेश किया है, ये बीवर, सेनन एवं बीवर ने पेश किया है संचार मॉडल। तो संचार मॉडल में क्या क्या माना है इन्होंने, स्पष्टता, निरंतरता, पर्याप्तता, सामायिक, समरूपता, लचीलापन और स्वीकार्यता। देखिए इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूं थोड़ा सा। देखिए संचार के तत्व क्या होते हैं, इनको आपको थोड़ा फोकस करना। संचार के तत्व स्पष्टता, निरंतरता, पर्याप्तता और सामायिक, ये क्या है इसके तत्व होते हैं। समरूपता, लचीलापन, स्वीकार्यता, ये सभी इसके क्या हैं, तत्व हैं। संचार की बाधाएं, संचार में बाधाएं क्या हैं कि संचार में बाधा क्या, देखो विचारधारा का अंतर, विचारधारा का अंतर बाधा एक है, क्योंकि अब कोई व्यक्ति अपने भावों, अपने विचारों को एक बंगाली व्यक्ति के सामने रख रहा है हिंदी माध्यम से, तो वो कारगर साबित इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनको हिंदी आता नहीं है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि विचारधारा में अंतर इस तरह का, जैसे संगठन के सदस्यों की विचारधारा यदि समान नहीं है, तो मैं भी आपको उदाहरण देकर बता रहा हूँ कि कोई हिंदी बोलने वाला अगर बंगाली लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाएगा तो उनको नहीं समझ में आएगा। देखो हेलो, हेलो इम्फेक्ट, इसे आभा प्रभाव भी कहा जाता है, आभा प्रभाव। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या विचार विशेष के प्रभाव में होता है तो वह इससे अलग व्यक्ति या विचार को स्वीकार नहीं करता। देखिए इसके संबंध में मैं आपको अलग से ये बताऊंगा कि जो विचार हैं, विचार के संबंध में और भी लोगों ने अपने विचार दिए हैं। देखिए फिल्टिंग और डॉटमेरिंग, इन्होंने अपने विचार दिए हैं। अब बात कर लेते हैं हम। देखिए अभिप्रेरणा हम आपको पहले करा चुके हैं। अभिप्रेरणा होने के बाद में नेतृत्व के बारे में 4-5 प्रश्न बनते हैं, नेतृत्व को देख लीजिए और आपकी ये टॉपिक यूनिट पूरी समाप्त हो जाएगी। फिर देखिए एक और टॉपिक है इसमें, नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। देखिए नेतृत्व का मतलब आप समझ रहे होंगे। देखिए जैसे एक नेता है, नेता अपनी पार्टी या अपने कार्यकर्ताओं के लिए नेतृत्व के रूप में काम करता है। तो लीडरशिप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंसता होती है। नेतृत्व करना बहुत एक इम्पोर्टेंस चीज़ है कि अगर हम नेतृत्व नहीं कर पा रहे तो हम उस व्यवस्था को नहीं चला पाएंगे। जैसे आप लोग इस चीज़ को देखना, नेतृत्व शब्द का शाब्दिक अर्थ लेड से है। किससे है, लेड से, और लेड से बना शब्द है यानी लीडर्स। देखिए दूसरों का नेतृत्व करना, अग्रिम होना या प्रमुख होना। देखिए इसका मतलब क्या है नेतृत्व का, दूसरों का नेतृत्व करना, अग्रिम होना या प्रमुख होना, दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए, एक संगठन के प्रमुख होने के लिए, कमान संभालना, ये क्या है, नेतृत्व होता है। अब एक वैज्ञानिक हुए हैं टेरी के अनुसार, नेतृत्व एक क्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित करता है। और देखिए एक और विचारक है यानी सैकलर हडसन।
इन्होंने क्या कहा है, देखिए, नेतृत्व की समस्या का अत्यधिक महत्व आकार, जटिलता, विशेषता, संगठनात्मक संस्थाओं, तकनीकी विकास और सामाजिक मांगों के ऐसे कारकों के क्रांतिकारी विकास के साथ बढ़ गया है। इस प्रकार प्रबंध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य नेतृत्व प्रदान करना है। समूह के कार्यों को वांछित उद्देश्यों की ओर निर्देशित करना है। देखिए, मैं आपको एक बात याद दिला दूँ थोड़ी सी, एक लाइन और लिखी हुई है, इस लाइन को पढ़ लेते हैं, फिर बात करूंगा मैं कि आपसे इन विचारों के संबंध में कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। इसमें से प्रश्न क्या आएगा कि नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, नेतृत्व को प्रभावित करने वाली व्यवस्थाएं क्या हैं और नेतृत्व की प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, यानी चेस्टर बर्नआउट के अनुसार नेतृत्व के मुख्य 4 कार्य हैं, ये देखना है। पेपर में पूछा जा सकता है आपसे कि चेस्टर बर्नआउट के अनुसार नेतृत्व के कितने कार्य हैं, 4। उद्देश्य का निर्धारण करना, संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, कार्मिकों के कार्यों को नियंत्रित करना, समन्वित कार्यकरण को प्राप्त करना आदि इसके क्या हैं, कार्य हैं। अब देखेंगे संगठन में सदस्यों को बनाए रखना। देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। 9 आयामों की स्थापना है, जिनमें से 3 अद्वितीय हैं। ओहियो के अध्ययनों के ये 3 अद्वितीय आयाम हैं, 3 आयाम है इसके। हालांकि 9 नियमों आयामों का उल्लेख है, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं कि संगठन में सदस्यों को बनाए रखना, एक उद्देश्य प्राप्ति और समूह सहभागिता, ये बहुत जरूरी है नेतृत्व के मामले में। अब आप देखेंगे कि रॉल्फ एम स्टोडगिल नेतृत्व के गुणों को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं या प्रकट करते हैं: भौतिक संवैधानिक कारक, बुद्धि, आत्मविश्वास, सामाजिकता, इच्छा शक्ति, प्रभुत्व और तात्कालिकता। मिलेट के अनुसार नेतृत्व के गुण, जो मिलेट महोदय हैं उन्होंने नेतृत्व के गुण कितने बताए हैं? देखिए, इन गुणों का उल्लेख किया मिलेट ने: अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा व्यक्ति, ऊर्जा, शारीरिक सहन शक्ति आदि उसमें होना बहुत जरूरी है। मिशन की भावना, उसमें मिशन की भावना होनी चाहिए, मिशन के प्रति उसे आत्मसमर्पित होना जरूरी है। व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, वो व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए। उन लोगों में रुचि, मित्रता की भावना, दूसरों के लिए चिंता और बुद्धि और ज्ञान, ये आवश्यक है। ईमानदारी भी होना बहुत जरूरी है। नेतृत्व कर्तव्य और निष्पक्षता की भावना उनके अंदर होनी चाहिए। निर्णय लेने के गुण होने चाहिए। वफादारी और संगठन एवं कार्य समूह के साथ ईमानदारी के साथ बर्ताव होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम, समान रूप से किसी भी नेतृत्व में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। तो गुण कौन कौन से हैं? दूरदर्शिता होनी चाहिए, दृष्टि की यानी स्पष्टता होनी चाहिए, निर्णायकता होनी चाहिए, सही निर्णय लेने की क्षमता, प्रगतिशील और प्रेरणा का स्रोत। एक अच्छा आयोजक होना चाहिए, एक अच्छा जनसंपर्क होना चाहिए नेतृत्व को। अब देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, नेतृत्व की प्रमुख शैलियां। तो नेतृत्व की जो प्रमुख शैलियां वो कितनी है? देखिए, कर्ट लेविन एवं सहयोगियों द्वारा 1939 में किए गए अध्ययन के आधार पर नेतृत्व की 3 प्रकार की शैलियां हैं। तो जो कुर्ट लेविन महोदय हैं, जो कर्ट लेविन आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, उन्होंने कितनी शैलियां बताई हैं लोग इसकी नेतृत्व की? तो समतावादी या निरंकुश, इसका मतलब है राजा जो होता है वो एक निरंकुशवादी शासन व्यवस्था चलाता है। लोकतांत्रिक, वही व्यवस्था जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ठीक है। अहस्यवादी सिद्धांत, और ये अहस्यवादी के, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। तो ये नेतृत्व के सिद्धांत। तो नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं आपसे पूछे जा सकते हैं? नेतृत्व का विलक्षणवादी सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत और नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है। और एक प्रश्न अभी आपको आया है ऊपर, ये वाला प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, नेतृत्व की शैलियां। तो नेतृत्व की शैली कौन सी नहीं है? तो निरंकुशवादी, लोकतांत्रिक और अहस्तक्षेपवादी, तीनों को इनको आप लिख लेना कहीं। और इनमें से ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे, अलग से ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा बहुत डेस्क्रिप्टिव आ रहा है या किसी विचारक से संबंधित पूछ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा नेतृत्व के सिद्धांतों के प्रमुख 3 रूप में जो है वो बता दीजिए। तो लक्षण बताए गए जो भागों में बांटा इसको, तो अभी बताया मैंने तीनों को, आप देख लेना इनको।
और इसके बाद में इसमें दे रखा है नेतृत्व के प्रचलित सिद्धांत, कि जो नेतृत्व के जो सिद्धांत हैं, द ग्रेट मैन थ्योरी, इसे महान व्यक्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत की अवधारणा दी किसने थी, आपको यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो देखिए, द ग्रेट मैन थ्योरी सिद्धांत, इसे महान सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अगर हम आगे देखें, जैसे नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, चर्चिल, महात्मा गांधी नेतृत्व के गुण वाले प्राकृतिक नेता थे। ठीक है, अब देखेंगे कि नेतृत्व का लक्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि एक नेता बनने के लिए कुछ विशेष लक्षणों या गुणों की आवश्यकता होती है और इनके अनुसार इन गुणों की उपस्थिति या अभाव के आधार पर नेतृत्व का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। देखिए, नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत, 3 सिद्धांत हैं, तीनों सिद्धांतों को ध्यान रखना आप लोगों को। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं उपलब्धि उन्मुख नेतृत्व और सहभागी नेतृत्व। देखिए, और इसमें 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, उनको लिख लेना आप। देखिए, भारतीय परिवेश में नेतृत्व, तो ये क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति करने के लिए होता है। कल्याणकारी राज्य पूछा जाए आपसे कि भारतीय नेतृत्व में परिवेश का मतलब क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बस एक ही पॉइंट याद रखना आपको इसमें। तो इसके पहले हमने संप्रश्न पढ़ लिया है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।